Hello guys, welcome back to my YouTube channel Self Tech Learner. Today I am going to discuss about Saga pattern and CQRS pattern. So let's get started. सागा और CQRS ये दोनों पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में. ओके, सो सबसे पहले समझते हैं सागा पैटर्न क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी. उससे पहले हम ये समझते हैं कि माइक्रो सर्विसेज में डेटा मैनेजमेंट कैसे होता है. डेटा मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि माइक्रो सर्विसेज में डेटाबेस को किस तरीके से यूज करते हैं. इसकी दो स्ट्रेटजी है. एक स्ट्रेटजी है कि शेयर डेटाबेस, यानी कि आपके पास मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज हैं एंड दे आर शेयरिंग द सेम डेटाबेस. दूसरा स्ट्रेटजी है कि ईच माइक्रो सर्विसेज इज हैविंग देयर ओन डेटाबेस. राइट, वो शेयर नहीं होते हैं. एक सर्विस एक डेटाबेस, एक सर्विस एक डेटाबेस. करेक्ट. दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स हैं. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस चीज को. राइट, सो डेटा मैनेजमेंट. राइट, डेटा मैनेजमेंट माइक्रो सर्विसेज में दो तरीके का होता है. एक होता है पर सर्विस डीबी और दूसरा होता है शेयर्ड डीबी. ओके, पर सर्विस डीबी में कुछ आर्किटेक्चर आपका कुछ इस तरीके से होता है. मान लीजिए ये आपका सर्विस S1 है, ये आपका सर्विस S2 है, ये आपका सर्विस S3 है. इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये एक डेटाबेस है, इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये एक डेटाबेस है, इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये एक डेटाबेस है. शेयर्ड माइक्रो सर्विस में शेयर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है कि अगेन मान लीजिए आपके पास P1 P2, करेक्ट, ये दो माइक्रो सर्विसेज हैं एंड यहां पे आपका एक डेटाबेस है. ये दोनों सर्विस एक ही डेटाबेस को शेयर कर रहे हैं. ये आर्किटेक्चर आपका हो गया शेयर डेटाबेस का, ये आर्किटेक्चर हो गया आपका पर सर्विस डीबी, यानी एक सर्विस के करस्पॉन्डिंग एक डेटाबेस. अब इनके प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं. क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है दोनों आर्किटेक्चर के. सबसे पहले अगर मैं बात करूं शेयर डेटाबेस का, तो शेयर डेटाबेस का बेनिफिट नंबर 1, करेक्ट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज वेरी इजी. ट्रांजैक्शन इजी यूजिंग एसिड प्रॉपर्टी. क्योंकि एक ही डेटाबेस है तो सेम डेटाबेस में एसिड प्रॉपर्टी आप बहुत इजीली मैनेज होता है. यानी कि अगर इस डीबी में मल्टीपल टेबल्स हैं, T1 T2 T3 T4, राइट, T1 और T2 में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि T1 में कुछ वैल्यू अपडेट हुई और उसके करस्पॉन्डिंग T2 में भी कोई वैल्यू इंसर्ट हुई. करेक्ट. अब ये ट्रांजैक्शन एक ही साथ होना चाहिए. T1 में जैसे ही अपडेट हुआ सेम टाइम पे T2 में वो इंफॉर्मेशन इंसर्ट हो जानी चाहिए. अब अगर मान लीजिए T1 में अपडेट हो गया बट T2 में जैसे ही इंसर्ट करने गया किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई और T1 में फेल हो गया, T1 में फेल हो गया तो इसका मतलब T2 में फेल हो गया तो इसका मतलब कि T1 में भी वो चीज रोल बैक हो जानी चाहिए. ये है एसिड प्रॉपर्टी. एसिड का मतलब होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है और ट्रांजैक्शन तभी कंप्लीट होता है या तो पूरा कंप्लीट होगा, जो आपका यूनिट है, टास्क ऑफ यूनिट, आइदर each unit will be successfully completed or each one will be the roll back. या तो पूरा सही से कमिट हो जाएगा या तो सारे रोल बैक हो जाएंगे. तो ये ट्रांजैक्शन जो है ना,
शेयर सिंगल डेटाबेस में बहुत अच्छे से आपका काम होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। आप एट द रेट, अगर जो स्प्रिंग का यूज कर रहे हैं तो एट द रेट ट्रांजैक्शनल एनोटेशन का यूज करके यू कैन अचीव इट इजीली। तो एक चीज तो हो गई ट्रांजैक्शन की। दूसरा इसका जो है एक बेनिफिट, क्वेरी। मल्टीपल टेबल से क्वेरी अगर जो आपको लगाना है ज्वाइन के साथ, इजीली आप ज्वाइन कर सकते हो, करेक्ट। तीसरा इसका बेनिफिट है परफॉर्मेंस का, क्योंकि सारी माइक्रो सर्विसेज सेम डेटाबेस को शेयर कर रही हैं, सेम लोकेशन पे है, तो परफॉर्मेंस का भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू शेयर्ड वन इट विल बी द लिटिल फास्टर, करेक्ट। ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स, देयर माइट बी मेनी मोर, राइट। अब इनके ड्रॉबैक्स क्या है? इसका जो पहला ड्रॉबैक है वो है कि स्केलिंग। जैसे यहां पे मैं ये मान लेता हूं कि एक T1 टेबल है, T2 टेबल है, T3 टेबल है। एज ऑफ नाउ जस्ट कंसीडर वी आर हैविंग दिस थ्री T1, T2, T3 टेबल। P1 के करस्पॉन्डिंग जो ये P1 माइक्रो सर्विस है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यहां पे डालती है, बहुत ज्यादा डेटा ये P1 जो है ये इस टेबल में डालती है। P1 से रिलेटेड टेबल मैंने T1 एक बना रखा है, उसमें डेटा आता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। T2, T3 में करस्पॉन्डिंगली डेटा कम है। अब T1 में ज्यादा डेटा होने की वजह से मैं इसको स्केल करना चाहता हूं, मैं इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता हूं, मैं स्टोरेज ज्यादा डालना चाहता हूं, करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा आपको डेटाबेस ही इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। और इसमें सबसे बड़ी चीज समझने की है कि ये हम स्केल आउट क्यों कर रहे हैं, स्केल इन स्केल आउट क्यों कर रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ टेबल T1 की वजह से हमको ये पूरे के पूरे को स्केल करना पड़ रहा है, करेक्ट। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई एक चीज की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से हम पूरा का पूरा डेटाबेस कर रहे हैं, तो स्केलिंग एक तो इसमें प्रॉब्लम है। दूसरा यह है कि अब ये P2, मान लीजिए ये P2 है, वो कुछ डेटा यहां से ले रहा है और सेम टाइम पे P1 क्या काम करना चाह रहा है कि T1 के जो स्ट्रक्चर है मान लीजिए उसको अल्टर करने की कोशिश कर रहा है ना। उसे लगता है कि यार इसमें या तो कोई कॉलम ज्यादा हो गया उसको कम करो, या कम है तो उसको ज्यादा करो। अब चूंकि ये T1 जो है वो P1 और P2 दोनों यूज कर रहे हैं, तो यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा है, इसको मेक श्योर करना होगा कि ये कहां पे T1 कहां पे यूज हो रहा है, और तब जाके पूरी प्लानिंग करके इसका इंपैक्ट एनालिसिस करने के बाद ही आप जाके इसको यहां पे कुछ अल्टरेशन कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 हो गई मॉडिफाइंग का, क्योंकि मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज तो सेम टेबल पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट। ये हो गया। अब इसके बेनिफिट और इसके नुकसान, फायदे और नुकसान दोनों हमने आपको बता दिए। अब हम आते हैं इस पे, पर सर्विस में क्या है, एक सर्विस एक डेटाबेस, एक सर्विस एक डेटाबेस, इसमें क्या फायदे क्या नुकसान है। इसके फायदे और नुकसान में जस्ट इसका आप उल्टा कर दो। इसके फायदे क्या है, फर्स्ट क्या है, स्केलिंग बहुत आसान है इसमें। यहां पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, यहां पे इसको कॉन्स कर देता हूं। तो इसके प्रोस जो है आप देखो, स्केलिंग आसान है क्योंकि हमको पता है कि ये सर्विस S1 जो है वो इसी डेटाबेस से ही कनेक्ट है। नो अदर माइक्रो सर्विसेज इज गोइंग टू कनेक्ट विद दिस डेटाबेस। ऐसा कतई नहीं हो सकता है कि ये सर्विस
डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सके या ये सर्विस डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सके, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत आर्किटेक्चर होता है। हमेशा अगर जो एक सर्विस एक माइक्रो सर्विस एक डेटाबेस पे है तो उसी को कम्युनिकेट करेगी, दूसरे डेटाबेस को कम्युनिकेट नहीं करेगी। अब स्केलिंग इसमें इसलिए आसान होती है कि मुझको पता है, अच्छा जी ये S1 इसमें बहुत ज्यादा डेटा इंसर्ट कर रहा है, मैं सिर्फ इसको ही स्केल करूंगा, इन दोनों को स्केल करने की जरूरत नहीं है। बट यहां पे क्या था, ये P1 जो है आपका इसमें इसके एक टेबल में बहुत ज्यादा डेटा डाल रहा था, उसकी वजह से हमको इस पूरे को इस डीबी को स्केल करना पड़ रहा था। यहाँ पे मुझको पता है, अच्छा जी सिर्फ इसको स्केल कर दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कतई यहां से यहां पे और यहां से यहां पे नहीं जा सकते हैं, राइट। अब क्या है, स्केलिंग एक इसका क्रॉस हो गया और दूसरा इसका क्रॉस हो गया मॉडिफाई। अगर मैं इसमें कुछ मॉडिफाई करने जाऊं तो आई एम 100% श्योर कि ओनली दिस सर्विस इज कनेक्टेड विद दिस डेटाबेस, तो बाकी अदर माइक्रो सर्विसेज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मैं अगर जो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करता हूं तो, करेक्ट। अब इसके कॉन्स ठीक वही है, ट्रांजैक्शन। अगेन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट इन सच काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। जहां पे एक डेटाबेस एक माइक्रो सर्विस से कनेक्ट होती है वहां पे ट्रांजैक्शन मुश्किल होता है, और यहीं पे आता है हमारा सागा का यूज, यहीं पे होता है, करेक्ट। और यहां पे लोकल ट्रांजैक्शन तो हो सकता है, यानी इसी डेटाबेस के मल्टीपल टेबल पे आपको ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है, दैट कैन बी हैपन इजीली, क्योंकि सेम डेटाबेस में इसी में अगर मान लीजिए T1 है और T2 है, दो टेबल है, इनके बीच में ट्रांजैक्शन मैनेज करना हो, दैट कैन बी हैपन वेरी इजीली। लेकिन अगर आपको इसमें एक टेबल है, यहां पे मान लीजिए एक टेबल है T3, ये है T4, यहां पे मान लेते हैं T5 है, ये है T6। अब अगर T1 और T3 के बीच में कोई ट्रांजैक्शन आपको मैनेज करना हो तो एसिड के थ्रू तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि एसिड तो सेम डेटाबेस में होगा। यहां तक तो ठीक है, तो उसको लोकल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। यहां पे T1 T2 के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा दैट इज लोकल ट्रांजैक्शन एंड दैट कैन बी मैनेज वेरी इजीली विद द एसिड प्रॉपर्टी, राइट। हियर एज वेल between T3 and T4 that local transaction can be happen very easily. The same in T5 and T6, it is very easily. But suppose that if you want to make some transaction between T1 and T3, यानी S1 और S2 दो माइक्रो सर्विसेज के बीच में ट्रांजैक्शन आपको परफॉर्म करना है, उस वक्त आपका ये एसिड प्रॉपर्टी काम में नहीं आएगा, फिर हम ये सागा का यूज करते हैं, करेक्ट। अब यहां पे एक चीज और बता दूं, अगर इस माइक्रो सर्विस को T3 से कोई भी डेटा लेना होगा तो वो कभी इस तरीके से डायरेक्टली ये कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, दैट इज रॉन्ग, इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया, करेक्ट। ये नहीं हो सकता। वो क्या काम करेगा, S2 एक एपीआई एक्सपोज करेगी, ये रिक्वेस्ट करेगा, S1 ने रिक्वेस्ट करा S2 को कि मेरे को ना T3 से कुछ डेटा चाहिए, राइट। S2 कहेगा कि ठीक है, आई विल एक्सपोज वन एपीआई and you can consume that API. Let me know what is your requirement, what is the attribute you needed from T3 so that I will create one REST API and expose that REST API to you and you can consume it. तो वो यहां से इसको करेगा, और ये S2 जो है, जो भी हमारे S1 और S2 के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मैं ये इनपुट दूंगा और आप इस टेबल से ये एट्रीब्यूट ला के हमको दोगे, तो फिर ये इसको S2 इसको रिटर्न कर देगा डेटा, करेक्ट। इस तरीके से ये T3 से डेटा ले सकता है, डायरेक्टली नहीं है। ऐसा नहीं कि S1 ने सीधे T3 पे गया, इस डेटाबेस को कनेक्ट किया और डेटा ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। उसका प्रॉपर तरीका ऐसे ही है, करेक्ट। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ना, आपका ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस से, एक टेबल इस डेटाबेस में, एक टेबल इस डेटाबेस में, इसके बीच आपको ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है तो सागा के थ्रू करते हैं। तो पहला जो कॉन्स है वो ये है कि ट्रांजैक्शन इज नॉट दैट मच इजी। दूसरा कॉन्स है क्वेरी। क्वेरी क्यों कॉन्स है,
अब जैसे सेम डेटाबेस जो है यहाँ पे है T1 T2, इसके बीच में आपको ज्वाइन क्वेरी लगाना हो, बहुत इजीली आप ज्वाइन क्वेरी लगा सकते हैं। लेकिन T1 T3 से डेटा लेना हो तो आप ज्वाइन नहीं लगा सकते हो, आप इस राउट जाओगे। S1 S2 को रिक्वेस्ट करेगा और कहेगा कि मुझको इस T3 से या T4 से एज पर रिक्वायरमेंट ये एट्रीब्यूट चाहिए। या ये भी हो सकता है कि मेरी क्वेरी कुछ इस तरीके से, मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझको T1 से भी डेटा चाहिए, मुझको T3 से भी डेटा चाहिए और मुझको T4 से भी डेटा चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट। और S1 जो है वो डायरेक्टली S2 के डेटाबेस को कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, राइट। ये क्या कहेगा, S2 को अपनी रिक्वायरमेंट भेजेगा कि दिस इज माय रिक्वायरमेंट एंड आई नीड द डेटा फ्रॉम T3 एंड T4, few attributes from T3 and few attributes from T4। अब ये एक REST API एक्सपोज करेगा, उसमें T3 T4 दोनों से डेटा लेगा और आपको रिटर्न कर देगा। और आपका अपना यहाँ T1 का डेटा है तो उस T1 से आप कम्युनिकेट, यहां से आप S1 जो है डायरेक्टली T1 से तो डेटा ले सकता है। S1 ने T1 से डेटा लिया, S1 ने S2 से डेटा लिया और S2 ने इसको T3 T4 का डेटा लिया। अब वो तीनों सारे रिस्पॉन्स को एक जगह एग्रीगेट करके मैं अपना काम चला लूंगा। यानी S2 आपको क्या देगा, ऐसे आर्किटेक्चर कुछ अगर हाई लेवल पे बताओ तो क्या हो जाएगा, S2 आपको रिटर्न कर रहा है T3 T4 और S1 आपको दे रहा है T1। आप एक एग्रीगेटर लिखोगे और उसमें इसको एग्रीगेट करके ये फाइनल रिस्पॉन्स आप बना लोगे, ये आपका हो जाएगा फाइनल रिस्पॉन्स, करेक्ट। तो क्वेरी देखिए कितनी डिफिकल्ट हुई, राइट। तो क्वेरी भी इज नॉट दैट मच इजी। उसके और क्या परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली सेम डेटाबेस में क्वेरी मारना, यहां पे ये T1 T2 T3 में ज्वाइन मैं इजीली मार सकता हूं, करेक्ट। यहां पे आपको देखिए क्या काम करना पड़ रहा है, एक REST API के थ्रू जाके आपको इनका डेटा लेके आना पड़ रहा है, तब जाके आपका रिस्पांस बन रहा है। तो परफॉर्मेंस का तो इश्यू है ना। यहाँ पे एक नेटवर्क कॉल जा रही है, नेटवर्क कॉल वैसे ही एक्सपेंसिव होता है, एक नेटवर्क कॉल जा, आप ऐसा सोचिए कि 1 मिलियन यूजर है, राइट। एक यूजर दो यूजर में तो समझ में नहीं आता है कि क्या ही परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा, बट थिंक देयर आर 1 मिलियन यूजर, राइट। सो 1 मिलियन यूजर इसको REST API को यूज करेंगे ना, तो परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए आप इनके डेटा को लेके कैशे में डाल दीजिए, तो रेदर देन डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद दैट S2, वो कैशे पे जाके लेके, तो तमाम टेक्नोलॉजीज हैं, तमाम चीजें हैं जिससे आप परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। बट हाई लेवल पे अगर आप कैशे वगैरह का यूज नहीं करते हैं तो परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है। तो ये चीजें रही कि प्रॉब्लम क्या है, ये पर सर्विस डेटाबेस की क्या प्रॉब्लम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये ट्रांजैक्शन है, राइट। क्वेरी है और परफॉर्मेंस है। प्रॉस क्या है, स्केलिंग एंड मॉडिफाई, देयर माइट बी मेनी मोर, करेक्ट। अब ये समझ में आ गया कि सागा की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा सागा के बारे में बात करते हैं। सागा इसको किस तरीके से, सागा पैटर्न ये ट्रांजैक्शन को किस तरीके से हैंडल करता है। और क्विकली यहां पे इमेज ड्रा कर देता हूं जस्ट टू आवर अंडरस्टैंडिंग। S1 S2 S3 ये इसका डेटाबेस है और ये इसका डेटाबेस है और ये इसका डेटाबेस है। ये इससे कनेक्ट कर रहा है, ये इससे कनेक्ट कर रहा है, ये इससे कनेक्ट कर रहा है। दिस इज DB, दिस इज DB, दिस DB। अच्छा, एक और जो प्रॉस है पर DB पर माइक्रो सर्विस, एक माइक्रो सर्विस के एक DB का, कि आप S1 के करस्पॉन्डिंग आप कोई RDBMS यूज करना चाहते हैं तो आप RDBMS यूज कर सकते हैं। NoSQL यूज करना चाहते हैं यहाँ पे S2 में तो आप NoSQL यूज कर सकते हैं। कोई और डेटा स्टोरेज यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। रेदर देन पुटिंग योर डेटा इन DB, मैं चाहता हूं S3 बकेट पे हमारा डेटा स्टोर हो जाए, आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। तो एक फायदा ये भी है। लेकिन अगर आप शेयर्ड डेटाबेस में करेंगे
तो आप एक ही टाइप के डेटाबेस यूज कर सकते हैं, या तो नो सिक्वल यूज कीजिए, या तो RDBMS यूज कीजिए, या कोई और आपका स्टोरेज का मैकेनिज्म जहां पे आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो यूज कीजिए। बट यहाँ पे ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आप अपना डीबी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ये डीबी चाहिए, ये डीबी चाहिए, ये डीबी चाहिए। ये भी एक प्रॉस है पर सर्विस का, राइट। ओके, अब सागा कैसे काम करता है? सागा जो है ना वो आपका ट्रांजैक्शन को एक सीक्वेंस देता है ना, सीक्वेंशियल जो प्रोपोगेशन होता है वो कुछ इस तरीके से आप समझ लो कि ये हो गया, राइट। अब इसमें क्या है, S1 ने कुछ परफॉर्म करा, ओके जी, उसको यहां पे भेज दिया। S2 ने कुछ करा, वो यहां पे इन्फॉर्म करा कि अच्छा S1 ने ये काम कर लिया है, नाउ यू हैव टू डू दिस टास्क, करेक्ट। S2 ने ये काम कर लिया है, उसने S3 को बोला नाउ S3 हैज टू डू दिस टास्क। अब यहां पे क्या है, S3 ने जैसे ही अपना कुछ काम करने की कोशिश करी वो फेल हो गया। फेल होगा तो यहां से एक कंपनसेशन जो है जाता है। S3 जो है एक कंपनसेशन, इसको कंपनसेशन बोलते हैं। कंपनसेशन इवेंट या कुछ भी कह लो, अभी उस पर आता हूं। कंपनसेशन भेजता है S2 को कि अच्छा S3 फेल हो गया है, तो ये अपना जो भी यहाँ पे डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म किया रहता है उसको रिवर्स कर देता है। सिमिलरली S2 जो है इस S1 को भेजता है, बोलता है कि S2 फेल हो गया है, तो ये कंपनसेशन यहाँ पे है, और उसके हिसाब से ये फिर अपने जो भी चेंजेस किए रहते हैं वो उसको रिवर्स कर देता है। तो ये एक सीक्वेंस हो गया ना। देखिए अब सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं, एक ने बोला दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे। अब सागा में अगेन आप देखो, सागा दो तरीके का होता है, ठीक। एक तो होता है कि उसको बोलते हैं कोरियोग्राफी, और एक होता है ऑर्केस्ट्रेशन। कोरियोग्राफी और ये ऑर्केस्ट्रेशन दोनों जो है म्यूजिक और डांस से लिया गया है। डांस में क्या होता है, जो कोरियोग्राफर होता है 8-10 बंदे डांस करने वाले होते हैं, सबको पता है अपना स्टेप, और उनको यह भी पता है कि किसके बाद मुझको कौन सा स्टेप लेना है, करेक्ट। तो दे ऑलरेडी नोज कि व्हाट दे हैव टू डू। अगर उसके पहले वाले ने ये स्टेप करा है तो उसके बाद मुझको ये स्टेप करना है, मेरे ये स्टेप करने के बाद मेरे नेक्स्ट वाले को ये स्टेप करना है। सारे को पता होता है कि क्या स्टेप फॉलो करना है, करेक्ट। वो होता है कोरियोग्राफी। ऑर्केस्ट्रेशन में क्या होता है कि जैसे जब भी म्यूजिक वगैरह रिकॉर्ड होती है तो वहां पे एक म्यूजिशियन होता है, वो म्यूजिशियन जो है ना डायरेक्शन देता है कि आपको ये काम करना है, अच्छा आपने ये कर लिया, नाउ ये बंदा पियानो बजाएगा, पियानो का काम खत्म हो गया, ये बंदा तबला बजाएगा, ये हारमोनियम बजाएगा। मतलब वो ऑर्केस्ट्रेट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि नाउ यू हैव टू डू दिस टास्क, यू हैव डन, ओके नाउ यू हैव टू डू दिस टास्क, उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। ये तो लेमन की टेक्नोलॉजी, लेमन की टर्मिनोलॉजी में हो गया। अब मैं इसको बताता हूं एक्चुअल में होता क्या है। ये यहां पे ऐसा आप समझिए कि ये एक सक्सेस की क्यू है, और ये आपका एक फेल्योर का क्यू है। सक्सेस, फेल्योर, ये यहां पे आपका इन्वेंट्री है, और ये यहां पे आपका पेमेंट है। ये आपका इन्वेंट्री का डीबी है, ये आपका पेमेंट का डीबी है, और यहां पे आपका यही ये मान लीजिए आपका ऑर्डर है, करेक्ट। और ये आपका ऑर्डर का डीबी है। एक मिनट, ऑर्डर को थोड़ा सा इधर कर दूं ताकि
पिक्चर बनाने में आसान हो। ये मान लीजिए आपका ऑर्डर का है और इसका अपना ये डीबी है, करेक्ट। ये चीज यहां से क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है एक ऑर्डर के लिए। जैसे ही ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट आता है, ये ऑर्डर क्रिएट करने के बाद सबसे पहले ये क्या काम करेगा, इस डीबी में ऑर्डर की डिटेल, ऑर्डर डिटेल्स इस डीबी में सेव हो जाएगी। इसने सेव कर लिया ऑर्डर डिटेल्स। अब मान लीजिए उस ऑर्डर डिटेल्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ऐसे हैं कि ऑर्डर आईडी 1 2 3, प्रोडक्ट P1, क्वांटिटी 2, प्राइस 20। ये जो रहा वो ऑर्डर की डिटेल्स रही और यही हमारा पेलोड होगा, मैसेज पेलोड ये होगा, करेक्ट। अब जैसे ही क्लाइंट यहां पे आएगा, उसने बोला कि मेरा ये डिटेल है, मुझको ऑर्डर बुक करना है, ये एंट्री इस डीबी में सेव हो गई, करेक्ट। सेव होने के बाद इसने क्या काम करा, यहां से जब एवरीथिंग इज सक्सेसफुल फ्रॉम हियर, राइट, अगर यहां पे फेल हो गया तो ये तो यहीं से निकल जाएगा, कुछ भी अपडेशन कहीं पे कुछ भी नहीं होगा। अब यहां पे सक्सेस हुआ तो इसने ये इवेंट यहां पे डाल दी, करेक्ट। इवेंट का पेलोड क्या होगा, ये होगा पेलोड, इस पेलोड को इसने यहां पे डाल दिया। अब ये इन्वेंट्री और ये पेमेंट इस सक्सेस को लिसन कर रहे हैं, पहला यूज केस सक्सेस को लिसन कर रहे हैं। जैसे ही ऑर्डर यहां पे आया, इसने इसके करेस्पॉन्डिंग अपने डेटाबेस में ऑर्डर आईडी 1 2 3 यहां पे अपडेट कर दिया, करेक्ट। अब पेमेंट आया, यहां पे भी उसने ऑर्डर आईडी 1 2 3 लिया और यह सक्सेस हो गया, सक्सेस के केस में, करेक्ट। सिनेरियो यहां पे यह आता है, इन्वेंट्री सक्सेस बट पेमेंट फेल। जैसे ही पेमेंट फेल होगा, यहां पे फेल हो गया पेमेंट जी, पेमेंट फेल हुआ तो इस पेमेंट ने इस फेल्योर वाले पे इसी पेलोड को, पेलोड तो उसके पास यही है, इस पेलोड को यहां पे डाल दिया। जैसे ही यहां पे डाला, इन्वेंट्री जो है वो इसको भी लिसन कर रही है। इसने देखा अच्छा है, ये ऑर्डर आईडी फेल्योर में आया है, इस पेलोड को उठाया, यहां पे सर्च करेगा कि ऑर्डर आईडी 1 2 3 है क्या, तो देखेगा हाँ ऑर्डर आईडी 1 2 3 है, इसको रिवर्स कर देगा, करेक्ट। इन्वेंट्री रिवर्स हो गई। पहले अगर जो ये प्रोडक्ट क्वांटिटी 2 थी तो यहां से उसने 2 क्वांटिटी को रिमूव करा होगा, कम करा होगा, अब वो 2 क्वांटिटी यहां पे ऐड कर देगा, तो इसका जो है ट्रांजैक्शन ये रिवर्स हो गया। एट द सेम टाइम ऑर्डर भी इसको लिसन करता है। इसने लिसन करा, अच्छा ये ऑर्डर आईडी 1 2 3 का पेमेंट फेल हो गया है, वो अपने डीबी में आएगा और इसको रिवर्स कर देगा। तो अब देखिए ये सारे सिंक हो गए। फेल्योर के केस में इसने अपना रिवर्स कर दिया और इसने अपना रिवर्स कर दिया, पेमेंट में तो कुछ गया ही नहीं, तो खत्म। अब सिमिलरली अगर मान लीजिए फेल्योर यहीं पे आ गया, ये फेल हो गया, राइट, तो ये फेल हो गया तो इसने इवेंट यहां पे रेस कर दी, ये इसने यहां पे इवेंट रेस कर दी। इवेंट जब ये फेल हो गया तो यहां पे तो कुछ अपडेट होगा नहीं। जैसे ही यहां पे फेल हुआ, फिर ये देखा कि अच्छा ये तो फेल हो गया, इसने ऑर्डर ने अपना ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दिया। तो इस तरीके से कोरियोग्राफी में आपका ट्रांजैक्शन सागा के थ्रू इस तरीके से मैनेज होता है, राइट। एनी डाउट?
अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से इसको क्लियर कर दूंगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं ऑर्केस्ट्रेशन के तरफ। ऑर्केस्ट्रेशन में कैसे होता है? ऑर्केस्ट्रेशन में एक मिडिल मैन होता है, वो सारी चीज हैंडल करता है। जैसे वही से मैं यहां पे आपका ऑर्डर और इसको थोड़ा सा इधर बना, ये आपका ऑर्डर, ये आपकी इन्वेंट्री, ये आपका पेमेंट। करेक्ट, सबके अपने अलग अलग डीबी हैं। सबके अपने अलग अलग डेटाबेस है। करेक्ट, यहां पे बीच में है एक ऑर्केस्ट्रेटर, राइट। मैं ORCH लिख देता हूं, ऑर्केस्ट्रेटर। कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो इसी के पास आएगी। क्लाइंट आता है, उसने बोला मुझको जी एक ऑर्डर प्लेस करना है, उसके ऑर्डर का पेलोड क्या है, वही सेम पेलोड है। मान लीजिए कि ऑर्डर आईडी 123, प्रोडक्ट P1, क्वांटिटी 2, प्राइस 202, समथिंग एल्स। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए कुछ भी हो सकता है। ये है पेलोड। अरे यार चलो आप समझ लें। ये है पेलोड। करेक्ट, क्लाइंट आया, बोला मेरे को ये इंफॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट का मेरे को ऑर्डर करना है। ठीक, ऑर्केस्ट्रेशन के बाद है। ऑर्केस्ट्रेशन क्या काम करेगा कि इसको सबसे पहले भेज देगा ऑर्डर के पास। ठीक, ऑर्डर अपना इस डीबी में इसकी एंट्री कर देगा, यानी कि यहां पे ऑर्डर आईडी 123 इसके डीबी में आ गया। अगर एवरीथिंग वेंट स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो ऑर्डर आईडी यहां पे सेव हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम आ गई तो ये पहला ही स्टेप है, ये बोलेगा कि आपका ऑर्डर फेल, और कहीं पे कोई डेटाबेस में कोई मॉडिफिकेशन हुआ ही नहीं, तो रोल बैक का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे ही ये ऑर्डर यहां पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, ये जो है ऑर्केस्ट्रेशन को बोलता है कि भाई आई हैव डन सक्सेस। यहां से जब सक्सेस हो गया तो फिर ये इन्वेंट्री को भी रिक्वेस्ट करता है कि ये पेलोड है, ऑर्डर प्लेस हो गया है, तुम अपनी इन्वेंट्री को इसके हिसाब से अपडेट करो। इन्वेंट्री में मैं अभी सक्सेस सिनेरियो लेके चल रहा हूं, ऑर्डर 123, इसने करा, अपडेट कर लिया, एवरीथिंग परफेक्टली फाइन। इसने बोला ऑर्केस्ट्रेटर को कि सक्सेस। करेक्ट, जब यह सक्सेस हो गया तो इसने बोला कि भाई अब तू पेमेंट भी कर ले। पेमेंट पे आया, यहां पे सेम ऑर्डर आईडी 123, इसने अपने डेटाबेस में बोल दिया कि अच्छा इस ऑर्डर आईडी के करस्पॉन्डिंग ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। ये इसने भी इसको बोल दिया कि जी सक्सेस, एवरीथिंग इज सक्सेस। इसने इसको रिस्पांस दे दिया कि ऑर्डर प्लेस्ड, और आपका ऑर्डर आईडी ये रहा। करेक्ट, दिस इज द वेरी वेरी हैप्पी सिनेरियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? अब ये तो हैप्पी सिनेरियो रहा, अब मैं फेल्योर सिनेरियो की बात करता हूं, राइट। तो ये इसको हटा देता हूं, ये ऑर्केस्ट्रेटर है,
ये भी हटा, चलो ठीक है। अब क्या है, ये इसने यहां पे भेजा कि ऑर्डर को प्लेस करो, तो इसने ऑर्डर क्रिएट करके बोला कि सक्सेस, ये सक्सेस रहा, ठीक। फिर इन्वेंट्री को गया, इन्वेंट्री ने भी बोला सक्सेस। अब गया पेमेंट को, पेमेंट ने बोला फेल। जैसे ही इसने बोला फेल, यहां पे जो मॉडिफिकेशन हुआ है और यहां पे जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो दोनों रिवर्स होने चाहिए, करेक्ट, वो दोनों रिवर्स होने चाहिए। अब कैसे रिवर्स होगा, इसको कैसे पता चलेगा? फिर ये क्या काम करेगा, ऑर्केस्ट्रेटर इसको बोलेगा कि नहीं जी, ये जो ऑर्डर आईडी 1 2 3 गया है ना, ये फेल हो गया है ना। तो जैसे ही ये फेल होगा, ये यहां पे अपने उसको रिवर्स कर देगा। सिमिलरली जब यहां पे फेल हो गया, तो उसी टाइम पे ये क्या काम करेगा ना, इसको भी बोल देगा कि भाई ये फेल हो गया है। एक फेल हुआ तो दोनों में तो जो ऑर्डर रिवर्स करना है, तो ये भी अपना रिवर्स कर देगा। ये हुआ आपका, ये फेल का मतलब आप समझिए कंपनसेशन। यहां से फेल हुआ, इसने बोल दिया, इन्फॉर्म किया ऑर्केस्ट्रेटर को कि भाई ये जो ऑर्डर आईडी था ना 1 2 3, इसका पेमेंट फेल हो गया। ऑर्केस्ट्रेशन ने इमीडिएटली इन्फॉर्म करा इन्वेंट्री को और ऑर्डर को कि भाई ये जो ऑर्डर आईडी 1 2 3 था ना, इसके पेमेंट फेल हो गई है, तुम लोग अपने एंड पे उसका जो भी ट्रांजेक्शन करा है, जो भी है, उसको रिवर्स कर लो। तो ये इसको रिवर्स कर देंगे, करेक्ट। एक्चुअल में इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं उसके थ्रू, ब्रोकर के थ्रू। आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट, लेकिन ये इसमें आप ऑर्केस्ट्रेटर को काफी टाइम तक इसको वेट करना पड़ेगा। यानी अगर जो दूसरा क्लाइंट आता है तो ये तो बिजी है इन सारे कामों में, वो वेट करता रहेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस इसकी ये होती है कि यहां पे हम क्या काम करते हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन न करके हम यहां पे वही काफका ब्रोकर यहां पे लेते हैं। ये आपका ब्रोकर हो गया था ना। ये आप 3 डिफरेंट टॉपिक क्रिएट कर सकते हो, ऑर्डर के लिए ये, इन्वेंट्री के लिए, पेमेंट के लिए, या एक भी कर सकते हो, राइट। अब ये क्या काम करके, ये सारे ब्रोकर से क्यों है, मैसेज ब्रोकर मैं बोल देता हूं। ऑर्केस्ट्रेशन के बाद रिक्वेस्ट आई, इसने इस क्यू पे डाल दी, ऑर्डर ने इसको लिसन करा, अपना काम करा। फिर उसी तरीके से जैसे ही सक्सेस हो गया, इसने इसको बोला ठीक है जी, इसने रीड कर लिया, सक्सेस हो गया। फिर वही सेम काम सारे सेम हो रहे हैं, राइट। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर ने एक रिक्वेस्ट ली, उसको यहां पे भेज दिया, नाउ ही इज फ्री, ही कैन टेक अदर ऑर्डर, राइट, दूसरा ऑर्डर ये ले सकता है, उसको भेजा। फिर वहां से ये अगर जो सक्सेस हो गया, तो उसने बोला कि सक्सेस है, सक्सेस होने के बाद फिर उसी इवेंट को वॉइस मैसेज ब्रोकर पे भेज दिया, करेक्ट। फेलियर के केस में आपका वो देखा, अच्छा फेल हो गया, फेलियर के केस में पहला ट्रांजैक्शन यहीं पे फेल हो गया, तो इसे कुछ भी नहीं करना है। यहां पे अगर जो फेल होता है, अच्छा क्या फेल हो गया, तो ये इसको लिसन करेगा, अच्छा ये वाला ऑर्डर 1 2 3 में, ऑर्डर 1 2 3 जो था, जब इन्वेंट्री में इसका अपडेशन होने को गया या इन्वेंट्री की सर्विस फेल हो गई, तो यहाँ पे ये फेल्योर का एक आ जाएगा कि ऑर्डर 1 2 3 इन्वेंट्री प्लेस नहीं हो पाई, इन्वेंट्री अपडेट नहीं हो पाई। वो उसको लिसन करता है, जैसे ही लिसन करेगा कि अच्छा ऑर्डर 1 2 3 फेल, यहाँ पे भेज देगा ऑर्डर 1 2 3। ये ऑर्डर जो है इसको देखेगा कि अच्छा ये तो फेल्योर वाला है, यहाँ पे जाके रिवर्स कर देगा। तो इस तरीके से ये होता है ऑर्केस्ट्रेटर में, करेक्ट। आई होप कि आपको सागा समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो काफी यूज होता है।